पुलिस, है ना। मतलब आपको पुलिस अगर आप पे केस नहीं लगाएगी या आपको अरेस्ट नहीं करेगी तो हाउ विल यू एंटर द सिस्टम ना। आपका कोर्ट में भी केस नहीं चलेगा, आप जेल भी नहीं जाएंगे। तो विच इज व्हाई हम लोग जो काम कर रहे थे, हम वकील हैं सीपीए प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा लंबा नाम है, क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट। तो हम सारे वकील हैं और वकीलों का जैसे काम होता है, हम काला कोट पहन के जाते थे और केस करते थे एंड वी वुड रिप्रेजेंट पीपल। कुछ कम्युनिटीज हैं जो यहाँ पे भी तेलंगाना में भी है, जिनको जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे जिन पर जो है कि क्रिमिनल्स बाय बर्थ, जन्मजात अपराधी होने का उन पे ठप्पा लगा है। 1870 का कानून था, 1871 का एक कानून है था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, उसमें कहा गया था कि ये लोग जन्मजात अपराधी हैं। तो उसको लेकर जो है हमने इन लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना शुरू किया, क्योंकि भले ही वो कानून चला गया, इवन दो दैट लॉ हैज बीन रिपीटेड, ये जो कम्युनिटीज है वो अभी भी उनको उसी तरीके से देखते हैं। अभी नाम बदल गए हैं, उनको राउडी शीटर बोलते हैं, हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं। सो वी वुड रिप्रेजेंट दीस पीपल इन कोर्ट्स and we realize that on an everyday basis the police is only going after people from these communities। और ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो आप ऐसे केसेस में लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे केसेस है ना, लाइक दो लोग बैठ के पत्ता खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं अपने घर के बाहर मोहल्ले में लड़के, आपने उनको उठा के केस उन पे लगा दिया गैम्बलिंग का और उनको जेल में डाल दिया। फिर कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो शराब बनाते हैं, है ना, अपने सेवन के लिए। कल्चरली भी उनकी कम्युनिटीज में शराब बनती है, तो वो शराब बनाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने उनको, और वो मतलब छोटा क्वांटिटी 1 लीटर 2 लीटर मैक्सिमम 10 लीटर उन लोगों के ऊपर केस लगाते। तो ऐसा था कि ऑन ए डे टू डे बेसिस हम जो केसेस कर रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे, बट इसको लेकर कभी कोई सबूत नहीं, नो एविडेंस, है ना। कि हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि भाई जेल में लोग भरे हुए हैं और वो भी ऐसे लोग भरे हुए हैं जो अंडर ट्रायल है, मतलब जिनका केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। बट हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये लोग कौन से कम्युनिटी से आते हैं, ये कौन लोग हैं, है ना। क्योंकि अभी उस सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो नहीं जा रहे जेल, है ना। तो ये कौन से कम्युनिटीज के लोग हैं और ये किस अपराध के लिए, किस तरीके के ऑफेंस के लिए इनको पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है। सो इसीलिए हमको लगा कि अगर हम कोर्ट जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इन कम्युनिटीज को टारगेट कर रही है पुलिस, तो हमारे पास कुछ एविडेंस, कुछ डेटा होना चाहिए, है ना। अब ये है कि देखिए पुलिस वाले जो है बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। आप अगर कोई भी आपसे कोई थाने गए है कभी लाइफ में, मतलब गिरफ्तार होके नहीं, लेकिन थाने गए, अच्छा एफआईआर करवाई है किसी ने, एफआईआर तो आप जाएंगे कभी, एफआईआर मान लीजिए मेरा फोन गुम हो गया है ना, मैं एफआईआर करवाने गई, तो लंबा फॉर्म होता है, केस डायरी होगी, उसमें आप मेरा एड्रेस मांगेंगे, आप पूरे डिटेल्स मांगेंगे, उसके बाद में आप जो है मेरा फोन कौन से रंग का था, कहाँ था, देयर इज बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अगर मान लीजिए मैंने बोला मेरा फोन चोरी हो गया है ना, और फिर उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति ने चोरी किया, तो वो फोन अगर उससे जब्त किया, मान लीजिए उनसे फोन जब्त किया, तो वो जब्ती करवाते वक्त वहां पे सीजर जिसको बोलते हैं, तो वो सीजर करवाते वक्त वहां पे देयर विल हैव टू बी 2 witnesses present. So there is a lot of, it's a full story and it has multiple characters and there is a lot of detail that is involved in that. So this is data that the police is producing on a day-to-day basis. But this is data that nobody has ever looked at. कि किसी ने इस data को देखा नहीं to understand कि what is the police telling about itself, because the data is a way जिससे the police अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं ना, कि भाई हमारा रोजमर्रा में क्या काम है ना। तो हम सोचते हैं कि पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, हम सोचते हैं पुलिस का काम है जो लोग महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं उनको पकड़ना, बट पुलिस वाले भी, हम उनसे भी सुने ना कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या काम है। सो विच इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज बिकॉज ये सारा जो डेटा है उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं, इट्स डिजिटली। पहले तो एफआईआर आप लिखवाएंगे तो थाने में पुलिस कंप्लेंट एक फाइल में पड़ी हुई होती थी, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ऑल पुलिस स्टेशंस have to upload the FIR online
And Madhya Pradesh, which is where we work, वहाँ पे the police decided to go one step further. They said हम सिर्फ FIR नहीं अपलोड करेंगे, हम ये भी अपलोड करेंगे कि हम रोज किसको अरेस्ट कर रहे हैं. So we will upload the list of people who we are arresting every day, along with their what kind of offense they are being arrested for. मान लीजिए मुझ पे गैम्बलिंग. So निकिता सोनम ने सेक्शन 5 of the gambling act this date, तो वो अरेस्ट रिकॉर्ड भी जो है उनकी वेबसाइट पे अपलोड होगा. So what we did is we began to mine this data. हमने ये सारा डेटा उनकी वेबसाइट से निकाला. करीबन 5.5 लाख अरेस्ट रिकॉर्ड्स एंड FIRs अलग-अलग, क्योंकि FIRs तो पुलिस स्टेशन में होती है ना. So we downloaded these FIRs. We started doing this during the pandemic. क्योंकि जब हमको मतलब ये आइडिया आया कि ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए, when the pandemic had happened. एंड पैंडेमिक में जो है पुलिस अपना लॉकडाउन कर रही थी, आप रोज वीडियोस देख रहे थे कि लोगों को डंडे मार रहे हैं. सो वी स्टार्टेड माइनिंग दिस डेटा. हमने ये डेटा इकट्ठा किया एंड 2 तरीके का डेटा, एक तो FIRs और दूसरा अरेस्ट रिकॉर्ड्स. तो ये इसीलिए किया क्योंकि अगर आप FIR पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ स्टोरी, है ना, कि अच्छा इस व्यक्ति ने फलाना व्यक्ति अपने घर से बाहर गया और उसने मास्क नहीं पहना था और उसने लॉकडाउन का कंडीशन वायलेट किया, मान लीजिए पैंडेमिक है ना. तो उसके लिए आप फिर देखेंगे कि कंप्लेंट किसने की, कि अगर मेरे ऊपर कंप्लेंट हुई है तो देयर हैज टू बी अ कंप्लेनेंट, राइट. तो वहाँ कंप्लेनेंट का नाम होगा. तो हमने इस तरीके से वी स्टार्टेड डिसएग्रीगेटिंग. तो हमको 2 चीजें पता चली इससे. वन, primarily कि what kinds of offenses, है ना, what kinds of offenses are people being arrested for, and secondly how, ठीक है. And third and very important question which we wanted to look at is ये कौन से community के लोग हैं, कौन से caste के लोग हैं, है ना. So we started disaggregating this also by the caste of the accused person. So when we looked at the FIRs, one thing was very clear कि and we did it across 3, मतलब हमने पहले पैंडेमिक में जब शुरू किया, we looked at the FIRs and we realized कि उस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट was saying कि आप जेल खाली कीजिए because COVID is spreading in prisons, है ना, कोरोना की केसेस जो है जेल में बढ़ रहे हैं. But when we looked at FIRs we realized कि these are all mainly people जो सब्जी बेचने जा रहे हैं, है ना, like a street vendor, जो essential service providers थे जिनके पास उस समय राइट था, आपने उन पे केस लगाया. फिर कोई अपने मोहल्ले में भाई घर के बाहर बैठ के 2 people are playing cards, आपने उन पे गैम्बलिंग का केस लगाया. So all of these were cases that one understands as in law as petty offenses, जिसके लिए अरेस्ट जो है मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है. उसके लिए अगर आपको किसी पेटी ऑफेंस के लिए मतलब जो 7 साल से कम का ऑफेंस है, आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपको उसमें ये रीजन देना पड़ता है कि भाई हम इसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं. बट दीज आर ऑल पीपल हु हैड बीन अरेस्टेड. नाउ व्हेन यू रेड द FIRs, द थिंग विद FIRs इज इट्स आइडेंटिकल, है ना. तो हमने वी लुक्ड एट FIRs फ्रॉम उज्जैन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. 150 FIRs that were the same, the complainant was the same. वहाँ का एक कोई लोकल गवर्नमेंट का ऑफिसर था जिस तो FIR में लिखा था कि ये बाहर गए, इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं, तो उन्होंने जाके उस थाने में कंप्लेंट कर दी. So you realize that the FIRs are identical. So there is just one person who the police is saying has filed 150 FIRs against people. Or they will say that actually some police person has filed a complaint because he learned from मुखबिर. I think यहाँ पे हैदराबाद में उसको मखबर बोलते हैं, informant, police informant. So police informant का नाम नहीं होता, but they will say कि हमको police informant से पता चला है कि इन्होंने जो है चोरी की है. So the standard elements, seizure witness. आप देखेंगे 100 FIR देखेंगे, आप देखेंगे कि उस पुलिस स्टेशन में जो सीजर विटनेस है, जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए, वो सेम है. तो मतलब ये है कि आप स्टॉक में 2 लोगों को रखते हैं और हर केस में FIR में उनका नाम जोड़ देते हैं. सो इट्स वेरी क्लियर कि पैटर्न है जिससे आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं. तो ये माइक्रो डिटेल्स
जो है हमको इससे पता चली। फिर हमने देखा कि अच्छा व्हाट इज द बिगर पिक्चर, यू नो व्हाट आर द लार्जर ट्रेंड्स, स्टेट वाइड ट्रेंड्स, जिसके लिए वी लुक्ड एट अरेस्ट रिकॉर्ड्स। और अरेस्ट रिकॉर्ड्स में हमने ये किया कि जो अक्यूज पर्सन का लास्ट नेम है उससे उसके बेसिस पे वी आल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा ये कौन से कास्ट के लोग हैं ना। तो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब लास्ट नेम से तो किसी के पता नहीं चल सकता बिल्कुल कि मान लीजिए मेरा लास्ट नेम है कुमार, है ना। अब कुमार जो है इज अ कास्ट न्यूट्रल लास्ट नेम, तो वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं अक्रॉस वेरियस कास्ट ग्रुप्स। या सिंह इज आल्सो न्यूट्रल नेम। या फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो खान आप नहीं बता पाएंगे कि शेख है, पठान है या कौन है ना। सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज हमने देखा कि अच्छा उस व्यक्ति का कभी कभी आप एड्रेस देखते हैं तो पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी दलित कम्युनिटी से आता है तो आपने वहां लिखा चमार कॉलोनी या अंबेडकर नगर, तो आपको पता है कि अच्छा अंबेडकर नगर है, मतलब यहाँ पे कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं। देन हमने इसको क्रॉस वेरीफाई ऑल्सो किया और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट एग्जाम हुआ तो हमने देखा वहाँ के रिकॉर्ड्स में ये जो लास्ट नेम लगा रहे हैं उस एरिया के, उनका कास्ट क्या लिखा हुआ है, लैंड रिकॉर्ड। सो we verified this with multiple sources, जिससे what we have done is basically sort of created a caste database for the state of Madhya Pradesh. Ideally हमको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो है कास्ट सेंसस का डेटा होना चाहिए था, बिकॉज इफ यू हैड द कास्ट सेंसस डेटा आपको पता है कि भाई यहाँ पे इस एरिया में अगर ये लास्ट नेम लगाते हैं तो ये इस कम्युनिटी के लोग हैं। बट बिकॉज वी डोंट हैव द कास्ट सेंसस डेटा व्हिच इज व्हाई हमको ये मेहनत करनी पड़ी एंड वी क्रिएटेड दिस डेटाबेस। सो उससे इट इज वेरी वेरी एविडेंट कि कौन से लोगों को किस ऑफेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस देयर इज एन आइडिया जो हम हवा में बोलते हैं ना कि SC ST OBC मुस्लिम, ये एक लाइन में बोलते थे, they are over represented in the prison. But if you look at this data, it will tell you that Adivasis or tribes will not be charged for cow slaughter. उसके लिए तो आप किसी मुसलमान कसाई कम्युनिटी के इंसान को टारगेट करेंगे। Similarly, if you are charging someone under the Excise Act alcohol बनाने के लिए, they will be people belonging to tribal groups, right? So it's also telling you कि what are the micro patterns in terms of who you are targeting. But very very fundamentally, what this is doing is कि it is pushing back against this idea कि every day में जो पुलिस है वो actually क्या करती है, मतलब उनका काम क्या है। तो 90% of their time is spent in maintaining and charging people for offenses जिसको आप low level offense बोलेंगे, जिसको आप street offenses बोलेंगे, है ना। मतलब आप law and order, आप basically बंदोबस्त का काम करते हैं। But in popular imagination when we say we need the police, there is a pushback to say कि भाई हम चाहते हैं पुलिस हो, if every time there is a case of sexual violence या किसी का मर्डर हो गया, so we say the police needs to be equipped to do this. But in fact, when we looked at the figure during the pandemic, less than 1% of arrests were for any of these high-level offences. A majority of them were for these petty offences, and these were all people belonging to these communities. और बहुत सारे तो ये offences आपने उनको offences बनाए हैं, which are people's livelihoods. For instance, a lot of tribal communities make alcohol as part of their culture, है ना। किसी के birth पे भी दारू बनती है, कोई मरा तभी भी दारू बनती है। So there is that kind of criminalization of different kinds of things. जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि गैम्बलिंग का केस आप कभी कैसीनो में जो गैम्बल करते हैं उन पे नहीं लगाते हैं ना। They are not charged under public gambling because that is still protected by the law in many ways. तो आप गैम्बलिंग सिर्फ जो रास्ते में, जो बस्ती में, जो मोहल्ले में रहते हैं, you are charging them. So it is these patterns of policing that we have been able to do, and particularly by centering the fact that this is actually caste that is being replicated in policing. Do we have time for Q&A? Is any
questions? Yes. Hi, am I audible? Yeah, hi. So I am from CDTV and we have an initiative called Center for Law, Economics and Society. And we are doing something very similar where we are tracking discrimination on the basis of religion and caste in terms of petty offences. So ma'am, one question that I have, and this is also a research question, is that how was your experience like in terms of bail? Like bail, So could you please elaborate on that as well? I mean, bail for these petty offences? Yeah, petty offences. Like, what are the hurdles that they are facing? So it depends. मतलब there is no, मतलब जो court है उसका एक कोई clear approach नहीं है, but because bail is a like in Madhya Pradesh for instance, under the Excise Act for alcohol policing आपको कभी भी lower court से bail नहीं मिलती है. Bail as a matter of practice only happens through the High Court, है ना? And for a lot of these communities, क्योंकि इनके ऊपर इतने सारे केस लगाए गए हैं, and we've done a study on this also. मतलब there is one police station where basically 90% of their cases were of all of women belonging to this one tribe called Kuchbandiya. So there were individual women जिनके ऊपर at least 20 to 25 excise offense के केस लगे थे. So when those cases were going to court, to the bail, maybe looked at the bail orders and they only said habitual offender bail rejected. So it also depends on what kind of offense. But like on the other hand, if there are offenses, say related like other petty offenses where it's like 294 if somebody's whatever some song they say vulgar gesture, या फिर if there is gambling, तो आपको bail मिल जाती है. Also because bail is lucrative. The bail में ऐसा है कि देखिए everybody wants to arrest and everybody wants to get bail done because the going rate is कि because आपको bail में क्या है, आपको assets देने पड़ता है ना, you have to furnish surety. अब आप गिरफ्तार उन लोगों को कर रहे हो जिनके पास ना पैसा है ना जमीन है ना कुछ है. तो what that has done is that has given rise to middlemen जो who will act as fake sureties. तो अगर मेरा bail amount है 20,000, then 10% उसका रेट होता है जिसमें से श्योरिटी और लॉयर को आधा मिलता है. So this is a full system of dalali. It's a very lucrative. लोगों को अरेस्ट करना is very lucrative for everybody on various levels. Yes. See, I'm interested in knowing this must be a public document. No? Yeah, it is available. Yeah. Do they even register like crime against women, sexual harassment, prostitution? Do we get data of that kind of? I mean, there is NCRB data. There is NCRB report that comes every year. But if you're looking at FIRs, it is not possible to find FIRs about crimes against women online because they are meant to be confidential. So those are the only kind of FIRs that they don't register. Arrest records में आपको मिल जाएगा because there they will mention the name of the accused and then they will say so and so charged under section 375 of the Indian Penal Code, which is for rape. So that is something that you will find. But this is what I'm also saying is peculiar to Madhya Pradesh. Telangana police is smarter, so they have been very careful in terms of but there are other ways of getting access. But Madhya Pradesh tops, I think, crime against women. You have. Yeah. Madhya Pradesh is on the top of a lot of lists for all the wrong reasons.